हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, काफ़ी लंबी इंतज़ार के बाद हम लोग देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर के 45 पदों के लिए जो पीटी हुई थी 5 दिसंबर 2024 को, उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। आप लोग इस बात से भली भांति अवगत तो होंगे ही होंगे और अपना परिणाम भी देख चुके होंगे। जिन अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और मुख्य परीक्षा में उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा हो ताकि उनका चयन अंतिम रूप से हो सके, उसके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं। फ्रेंड, हम लोग आज की इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कि इस परीक्षा के इस परिणाम की अधिसूचना में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई है, उसके बारे में हम लोग भली भांति अवगत होंगे। और साथ ही साथ हम लोग इस बात पर भी जिक्र करेंगे कि किस तरह से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, किस तरह से आप की तैयारी सही दिशा में जाए, इस पर हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। रणनीति हम लोग तैयार अवश्य करेंगे, क्योंकि जो नौकरी है इस जूनियर जुडिशियल ट्रांसलेटर की, वो अपनी घर की नौकरी है। सैलरी भी काफ़ी अच्छी खासी है, इसलिए जिनका भी चयन हुआ है वह इसे फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे, काफ़ी सीरियस हो जाएंगे, अपना कमर कस लेंगे ताकि किसी भी तरह की कोई कमी न रह जाए। अब चलते हैं, बात करते हैं कि इस अधिसूचना में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम लोग थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कि कुछ प्रश्न है। पीटी में कुछ प्रश्न आए हुए थे। 44वां है, 67वां है, 78वां है, 79वां है, 82वां है। इतने सारे प्रश्न में कुछ न कुछ त्रुटि देखी गई थी। यहाँ कोरिजेंडम यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आप लोग का जो परिणाम है इसी को ही आधार मान करके बनाया गया है। अब इसका कोई अर्थ नहीं रह गया है, बस बताया गया है कि इस तरह की त्रुटियाँ उसमें रही, आपको बस अवगत कर दिया गया है। उसके आधार पर क्या है कि आप लोगों का रिज़ल्ट बना। इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यहाँ पर पहला बिंदु देखते हैं, उससे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस तरह की महत्वपूर्ण बातें की गई है। उन्हें अपना आवेदन संलग्न प्रारूप में भरकर समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों एवं 2 नवीन रंगीन छाया प्रतियों के चित्रों के साथ अपनी कैटेगरी सहित लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से अपना नाम एवं जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है उस पद का नाम अंकित करते हुए दिनांक 10 मार्च 2025 तक आवश्यक रूप से प्रिंसिपल रजिस्ट्रार प्रशासनिक भवन। खैर, यहाँ आप लोगों को यही जानना है कि नीचे में, सबसे नीचे में हालांकि आप लोग तो देख चुके ही होंगे, सबसे नीचे में एक प्रारूप दिया गया है। उस प्रारूप को आपको भर देना है और उसमें जो भी दस्तावेज उसमें निर्धारित किया गया है, आपको कहा गया है देने के लिए, वो उन सारे दस्तावेजों को अटैच करके और जो भी ब्लैंक्स है सारे ब्लैंक्स को भर करके आपको एक लिफाफे में उसे बंद करना है। उसमें 2 छायाचित्र भी आपकी होनी चाहिए और इस पते पर भेज देना है। और कब तक भेजने हैं? 10 मार्च 2025 तक आप अवश्य भेज दें। देर करने पर आपका आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। और इसे आप भेज सकते हैं पर्सनली भी, यदि नज़दीक है। यदि आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप व्यक्तिगत रूप से वहाँ की शाखा में आप जमा कर दें, अथवा स्पीड पोस्ट दें, या किसी भी उचित माध्यम से आपका आवेदन उस शाखा में पहुँच ही जाना चाहिए। आपको बस ये इस डेट का स्मरण रखना है। इसके बाद फिर दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट है, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदन पत्र सा दस्तावेजों का लिफाफा उच्च न्यायालय। खैर, ये आप लोग इसे देख लेंगे, ये उतना भी महत्वपूर्ण नहीं है, बस आपको भर करके वहाँ पर जमा कर देना है या भेज देना है। ठीक है। यहाँ चौथा महत्वपूर्ण चीज़ है जिस पर आपको जानकारी रखनी है, परीक्षा की तिथि को लेकर के। 23 मार्च 2025 को परीक्षा होनी है जबलपुर में। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नीचे जाते हैं तो देखते हैं कि परिणाम कि किन किन लोगों का हुआ है, उनका एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेंट नेम, इसके बाद कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसका अपना एक कॉलम यहाँ पर दिया गया है। यदि हम लोग यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में कितने का चयन हुआ है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। 74 उम्मीदवारों का चयन हुआ है इस परीक्षा के लिए यूआर कैटेगरी में। ओबीसी कैटेगरी में 19 कैंडिडेट्स का यहाँ पर चयन हुआ है और एससी कैटेगरी में
भी 19 कैंडिडेट्स का चयन हुआ है और एसटी कैटेगरी में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मुख्य परीक्षा के लिए 23 अभ्यर्थियों का यहाँ पर चयन किया गया है। ठीक है, और अन्य महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो फॉर्म है, जो आपको फॉर्मेट, जो प्रारूप आपको प्राप्त हुआ है, इसी प्रारूप को आपको भर करके आपको शाखा में जो विभाग है, जो निर्धारित विभाग है, उस निर्धारित विभाग में भेज देना है, नहीं तो खुद वहाँ पर जमा करना है। आपको यहाँ पर 2 फोटोग्राफ्स चिपकाने हैं, लगाने, संलग्न करने हैं, जो रंगीन होना चाहिए, यानी कि ब्लैक एंड वाइट आप वहाँ पर लगा दें। इसके बाद फिर आपको क्रमांक भरना है, आवेदन का नाम सही, ये तो आप कर ही सकते हैं, इतना आपको ज़रूर करना है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये सब खैर आसान सा है, आप थोड़ा सावधानी बरतेंगे कि कहाँ पर किस तरह की चीज़ों को यहाँ पर सप्लाई करना है। ठीक है, आगे यहाँ पर देखते हैं कुछ लोगों ने मेरे से प्रश्न किया कि सर शैक्षणिक योग्यता के विवरण में कुछ संशय है, तो चलते हैं उस संशय को हम लोग दूर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है, परीक्षा का नाम, हाई स्कूल आपने कहाँ से किया है, बोर्ड का नाम आपको बताना है। ठीक है, कौन से वर्ष आपने किया है, वर्ष आपको यहाँ पर देना है, प्राप्त अंकों का प्रतिशत देना है। टिप्स यदि कोई ऐसी कोई भी बात जिसको कि आपको यहाँ पर लिखना है, बताना है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हायर सेकेंडरी फिर आपने कौन से बोर्ड से किया है उसका नाम लिखना है, कौन से वर्ष में आपने किया है, कितना प्रतिशत अंक आपने प्राप्त किया है। इसके बाद फिर विधि स्नातक का प्रमाण पत्र, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि LLB वाले ही, अर्थात जिसने जुडिशियल सर्टिफिकेट प्राप्त किया, लॉ में स्नातक जिनका हुआ है, वही इस परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त किए हुए हैं, उनको यहाँ पर मेंशन करना है, उन्होंने कौन से बोर्ड से किया, कौन से विश्वविद्यालय से किया है, उसको यहाँ पर मेंशन करना है, वर्ष का नाम बताना है, वर्ष का मेंशन करना है। इसके बाद प्राप्तांकों का मेंशन करना है। इसके बाद फिर चौथा देखिएगा, हिंदी एवं अंग्रेजी का ज्ञान, इसमें क्या आपको भरना है, इसमें किस तरह के बोर्ड को देना है। यहाँ पर तो क्या है, चूँकि अर्हता में ही बता दिया गया था जब हम लोग नोटिफिकेशन देखे हुए थे कि हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था। लेकिन कैसे अगले को पता चलेगा कि आपको हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है? सीधी सी बात है कि आपके प्रमाण पत्र से ही, जो आप प्रमाण पत्र देंगे विधि का या हायर सेकेंडरी का, उसमें हिंदी विषय से संबंधित बातें तो ज़रूर लिखा हुआ रहेगा कि आपने हिंदी साहित्य रखा कि नहीं रखा, अंग्रेजी साहित्य था कि नहीं, या हिंदी का कोई विषय आपके परीक्षा में था कि नहीं। तो किसी भी परीक्षा में आपका वह विषय रहा है तो, और वो परीक्षा किस बोर्ड के तहत की गई थी, उस बोर्ड का यहाँ पर नाम लिखना है। मान लीजिए विधि में आपने स्नातक किया है तो उसमें हिंदी भी एक विषय रही है, अंग्रेजी भी विषय रहा है, तो बस उस बोर्ड का, उस विश्वविद्यालय का नाम यहाँ पर लिख देना है, वर्ष का नाम लिख देना है, और उस हिंदी या अंग्रेजी में कितना प्रतिशत आपने अंक अर्जित किया है, दोनों मिलाकर के ही आप यहाँ पर प्राप्तांक लिख देंगे। ठीक है, या आप यहाँ पर हिंदी शुरू में लिखा हुआ तो हिंदी का प्रतिशत अंक लिख दीजिएगा 80%, इसके बाद 90%, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है कि हस्तलिखित यहाँ पर प्रारूप है, आप अपने हाथ से लिखेंगे तो यहाँ पर कंसिडरेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि 5वां की बात करते हैं तो 5वां में क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान आप जो अर्जित किए हैं वो कहाँ से किए? अधिकांश लोगों तो निजी संस्थानों से ही किए होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान अर्जित वहीं से किए होंगे। तो जो भी संस्थान से आपने किया है उस संस्थान का आपको नाम लिखना है। ठीक है, किस वर्ष में आपने किया है और कितना आपको प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। कुछ ऐसे होते हैं जो कि अंक नहीं देते हैं, वो कोई ग्रेड देते हैं, तब आप वहाँ पर ग्रेड लिख दीजिएगा। जो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा तो वही ना आपको वहाँ पर शो कराना है। ठीक है, तो इन सभी का आपको दस्तावेज भी भेजना है, ध्यान यह रखना है। और इसके बाद फिर अन्य कोई योग्यता है आपके पास तो उसके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद तो फिर तो क्या है, ये सब तो सामान्य सी बातें हैं, आपको बस इसे भर करके वहाँ पर
लिफाफे में इस भर करके आपको भेज देने हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा और कोई संशय वाली स्थिति नहीं है कि आपको दिक्कत हो भरने में। ठीक है, अब बात करते हैं इस परीक्षा की तैयारी आपको करनी कैसे है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस परीक्षा के लिए हम लोगों को कौन कौन से विषयों पर विशेष रूप से फोकस करना है। वह है ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, जो कि 40 मार्क्स के रहने वाले हैं। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 20 मार्क्स के रहने वाले। प्रश्न का प्रारूप कैसा रहने वाला है? सारे एक वाक्य में रहेंगे। ठीक है, लंबे लंबे वाक्य होंगे, विधि पर आधारित होंगे, जो कोर्ट कैंपस में बोले जाते हैं या विधि से संबंधित जो भी बातें प्रचलित रूप से प्रयोग में लाई जाती है, उस तरह के सेंटेंसेस इसमें रहेंगे और उसका आपको अनुवाद करना है। इसके लिए आपको एक आंसर बुकलेट प्राप्त होगा और आंसर बुकलेट में निर्धारित स्पेस में, जगह में आपको लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। 40 मार्क्स का है ना, तो 20 आपको ट्रांसलेशन प्राप्त होंगे हिंदी से इंग्लिश करने के लिए और 10 प्रश्न आपको अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए प्राप्त होंगे। इसके बाद फिर वोकैबुलरी, मैगजीम्स, लीगल टर्मिनोलॉजी, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस इत्यादि से संबंधित 20 प्रश्न यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न रहेंगे। हो सकता है कि छोटे छोटे वाक्य भी दिए जा सकते हैं, उसका आपको जवाब देना है, ताकि आपसे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि आपको लीगल अफेयर्स से संबंधित ज्ञान है या नहीं है। ओके, जैसे कि हेबियस कॉर्पस क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वो क्या होता है, आपको एक लाइन में उत्तर देना है। ऐसे भी प्रश्न वहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और जहाँ तक की बात है कंप्यूटर नॉलेज की, तो इससे संबंधित 20 प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके रहने वाले हैं वहाँ पर। ठीक है, आपको 4 वहाँ पर विकल्प प्राप्त होंगे और 4 विकल्पों में कोई किसी एक विकल्प पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इसका प्रारूप रहने वाला है, परीक्षा का प्रारूप रहने वाला। अब बात यहाँ पर होती है कि आपको तैयारी किस तरह से करना है। देखिएगा कि इसी वेबसाइट पर आप मध्य प्रदेश के वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज के लिए हो चाहे अन्य के लिए हो। वहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह के विधि पर आधारित सेंटेंसेस वहाँ पर पूछे गए हैं। उन सेंटेंसेस को उठा करके आपको ट्रांसलेशन करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप जो ट्रांसलेशन करेंगी वो कितना सटीक है, उसका मूल्यांकन काफ़ी आवश्यक हो जाता है। इसके लिए करेंगे क्या कि आप या तो किन्हीं का मार्गदर्शन ले लें, या आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश वाले में तो क्या है, इसमें आंसर तो नहीं मिलता है, लेकिन हाँ आप अन्य हाई कोर्ट, अन्य उच्च न्यायालय के वेबसाइट में जा कर के आप देखेंगे कि कुछ पैसेजेस उनका उत्तर भी मिलता है, हिंदी अंग्रेजी जो भी जजमेंट्स होते हैं, जिस तरह की भी बातें उसमें होती हैं, उस तरह के ट्रांसलेशन के पैसेजेस को आप आप उस पर अभ्यास करेंगे और उत्तर से मिलान करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर आपसे गलतियाँ हो रही है। विशेषकर आपको ध्यान देना है लीगल टर्मिनोलॉजी पर, क्योंकि इसके बिना तो आप ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। इसका आपको समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ मैगजीम्स का, वोकैबुलरी का, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस का, है ना। और इसके लिए आप ज़रूर खुद को तैयार करेंगे। हर दिन आपको कोशिश करना है कि इस तरह के ट्रांसलेशन आप 10 तो ज़रूर हर दिन उठाएं, 10 से ज़्यादा ही उठाएं। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप इससे भी 10 ज़रूर उठाएं और उसको बहुत ही अच्छी तरह से आप ट्रांसलेशन करके उसका मूल्यांकन करें। इससे ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि हालांकि आपको बहुत अन्य तरह की चीज़ों पर भी काम करना है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 तो ज़रूर उठाना है ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न।
इसके बाद आपको वोकेबलरी थोड़ा सा लर्न कर लेना, मैगजीन्स, लीगल टर्मिनोलॉजी। कम समय में इतनी सारी चीज़ों को करना काफ़ी आवश्यक होगा। प्रश्न सारे के सारे आपके इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, इसलिए हिंदी का यहाँ पर हिंदी से प्रश्न ये इस खंड के लिए कहीं नहीं रहने वाला है, अर्थात इसका आपको हिंदी रूपांतरण भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज भी इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, हिंदी की अपेक्षा आप नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशन आपको नहीं वहाँ पर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित नॉलेज प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक्स लेंगे या इस तरह की किताब बाज़ार में उपलब्ध हो, काफ़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जैसे कि कुंजी पटल, जो शॉर्टकट कीज़ होते हैं, उससे संबंधित आपको लर्न कर लेना है कि कैसे हम कॉपी करेंगे, कैसे पेस्ट करेंगे, कैसे कोई भी टेक्स्ट को हम लोग कट करेंगे, है ना। अलाइनमेंट हमें लेफ़्ट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। ओके, शॉर्टकट कीज़ काफ़ी आपको लर्न कर लेने होंगे, वो आसानी से आपको प्राप्त हो जाता है। कोई भी सामान्य सा किताब आप परचेज़ कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऑनलाइन आपको प्राप्त होता है। फ्रेंड, इसकी बेहतर तैयारी करने के लिए मेरे पास कोर्स उपलब्ध है। यदि आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे कोर्स से जुड़ेंगे। आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, हमारा जो वेबसाइट है anandamtutorials.com, आप यहाँ पर अवश्य आवेंगे और यहाँ पर आपको ई बुक प्राप्त हो रहा है MPJGT मेंस, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कई सारे तरह के मॉक्स को तैयार किया गया है। लीगल टर्म्स पर मॉक्स है, सारे में 20-20, 25-25 क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे, जो कि मुझे लगता है मोर देन इनफ है। इतना तो आपको अवश्य कर लेना चाहिए। लीगल मैगजीन्स से संबंधित आपको मॉक्स मिल जाएंगे मात्र 150 रुपये में। यहाँ देख रहे हैं, मात्र 150 रुपये में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी। और लीगल हिंदी इंग्लिश टर्म्स, ये तो बहुत ज़रूरी है, ऐसा इसीलिए क्योंकि यह ट्रांसलेशन करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। आपको यहाँ पर इतने सारे मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं। फिर कंप्यूटर मॉक्स भी आपको देखिए 8 कंप्यूटर मॉक्स प्राप्त हो रहे हैं और हर एक में आपको 20 से 25 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसके बाद फिर बेसिक ट्रांसलेशन मॉक्स आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका बेसिक सुधर सके, क्योंकि बेसिक आपका सही नहीं रहेगा तो आप अच्छे अंक अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसके बाद लीगल ट्रांसलेशन MCQs, लीगल ट्रांसलेशन MCQ देखिए 4 मॉक्स दिए गए हैं लीगल ट्रांसलेशन पर, यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा खासा सीख सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर एंड इंग्लिश मॉक्स, ये हो सकता है कि मैं कालांतर में 2, 3, 4 और भी इसमें आपको दे दूँ। बस आप लोगों से यही आशा है कि आप लोग परीक्षा अच्छी तरह से दे सके, अच्छा प्रदर्शन करें। यदि आप इससे संबंधित, इस परीक्षा से संबंधित आप क्लास करना चाहते हैं तो क्लास के लिए एप्लीकेशन पर आप हमारे आनंदम ट्यूटोरियल्स के एप्लीकेशन पर जाएं, आप उसे इंस्टॉल अवश्य करें गूगल प्ले स्टोर से। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जुडिशियल ट्रांसलेटर एग्ज़ाम से संबंधित एक कोर्स देखेंगे। आप उस कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो क्लासेस भी प्रारंभ होगी उस पर। डिटेल जानना चाहते हैं तब आप हमारे से जुड़ करके आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे कॉल भी कर सकते हैं। देखिएगा, कॉल यहाँ पर के लिए मोबाइल नंबर दे दिया गया है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं, जहाँ पर हम लोग जानेंगे इस परीक्षा की तैयारी से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें। शुभकामनाएं।